India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, जिसमें बताना है कि और क्या कंट्रोल रूम और जेल की चारों ओर की दीवारों को सीसीटीवी कैमरे से कवर किया गया है या फिर नहीं। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ एक ऐसे ही मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 मार्च 2021 को मौत की सजा पाए तीनों कैदियों याचिकाकर्ता सहित को संबोधित सेल में नशे में पाया गया था। बताया भी जाता है कि कैदियों की ओर से बल प्रयोग किया गया और फिर अधिकारियों को उन्हें नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। याचिकाकर्ता के पिता को जानकारी मिली कि याचिकाकर्ता को जेल के अंदर बुरी तरह से पीटा गया, जहां वह वर्तमान में बंद है। मुलाकात की अनुमति मिलने पर जब पिता अपने बेटे से मिलने गए तो देखा कि वह ठीक से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसीलिए 2 व्यक्तियों की मदद से मिलने के लिए लाया गया। बेंच ने दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सतीश कुमार को दिल्ली के तिहाड़ जेल में संबंधित सेल परिक्षेत्र का दौरा करने और उचित रिपोर्ट बनाने का निर्देश दिया। बेंच ने आदेश में कहा कि न्यायाधीश अगर उचित समझे तो याचिकाकर्ता और ऐसे अन्य व्यक्तियों का साक्षात्कार कर सकता है। वह परिसर का सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए भी स्वतंत्र है। पीठ ने कोई भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं होने पर कहा कि विभिन्न अदालतों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से परमवीर सिंह सैनी बनाम बलजीत सिंह मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के लिए दिए गए निर्देशों के मुताबिक जेल अधिकारी जेल में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारों को लेकर एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि परिसर खाली करने में आनाकानी कर रहे एक किराएदार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के हो वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप राहत पाने के हकदार नहीं हैं, आपको परिसर भी खाली करना ही होगा। किराएदार के अड़ियल रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। मकान खाली करने में आनाकानी कर रहे एक किराएदार को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि मकान मालिक ही किसी मकान का असली मालिक होता है। किराएदार चाहे जितने भी दिन किसी मकान में क्यों न रहे, उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मात्र एक किराएदार है, न कि मकान का मालिक। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए किराएदार दिनेश को किसी तरीके से राहत देने से इनकार कर दिया है और आदेश दिया है कि उन्हें परिसर खाली करना पड़ेगा। कोर्ट ने किराएदार को पुराने बचे हुए किराए को भी जल्द से जल्द चुकाने के आदेश दिए हैं। किराएदार के वकील दुष्यंत पाराशर ने पीठ से बकाया किराए की रकम जमा करने के लिए समय देने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने किराएदार को बकाया रकम को चुकाने के लिए और समय देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि किराएदार ने मकान मालिक को जिस तरह से परेशान किया है, कोर्ट उसके बाद कोई भी राहत नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि किराएदार को बकाया किराए भी चुकाना होगा और परिसर को भी खाली करना होगा। किराएदार के वकील दुष्यंत पाराशर ने पीठ से कहा कि उन्हें बकाया किराए की रकम जमा करने के लिए वक्त दिया जाए। इस पर कोर्ट ने किराएदार को मोहलत देने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से आपने इस मामले में मकान मालिक को परेशान किया, उसके बाद कोर्ट किसी भी तरीके की राहत नहीं दे सकता। किराएदार ने करीब 3 साल से मकान मालिक को किराए की रकम नहीं दी और न ही वो दुकान वाली जगह को खाली करने के पक्ष में था। आखिरकार दुकान मालिक ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और निचली अदालत ने किराएदार को न केवल बकाया किराया चुकाने बल्कि 2 महीने में दुकान खाली करने के लिए भी कहा था। इसके बाद ही वाद दाखिल करने से लेकर परिसर खाली करने तक 35,000 रूपए प्रति महीने किराए का भुगतान करने के लिए भी कहा गया था। इसके बाद भी किराएदार ने कोर्ट का आदेश नहीं माना। पिछले साल जनवरी में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने किराएदार को करीब 9 लाख रुपए जमा करने के लिए 4 महीने का समय दिया था, लेकिन उस आदेश का भी किराएदार ने पालन नहीं किया। इसके बाद किराएदार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां से भी उसकी याचिका खारिज करते हुए दुकान तुरंत खाली करने के आदेश जारी किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट।
इशरत जहां एनकाउंटर केस में सीबीआई कोर्ट ने 3 पुलिस अधिकारियों को बरी कर दिया है। अदालत ने तरुण बरोट और जीएल सिंघल समेत 3 पुलिस अफसरों को केस से बरी कर दिया है। इसके अलावा अन्य कुछ अधिकारियों को पहले से ही कोर्ट से बरी किया जा चुका है। जून 2004 में गुजरात पुलिस पर इशरत जहां, जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लई और 2 अन्य लोगों के फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगा था। अहमदाबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2004 के इशरत जहां एनकाउंटर मामले में पुलिस महानिरीक्षक जीएल सिंघल सहित 3 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। इससे पहले इस मामले में पूर्व आईजी डीजी वंजारा, पीपी पांडे और एनके अमीन को बरी किया जा चुका है। और अब सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विपुल आर रावल ने आईपीएस ऑफिसर जीएल सिंघल, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर तरुण बरोट और एसआरपीएफ कमांडो अंजू चौधरी को बरी कर दिया है। इस डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद सभी 6 आरोपी पुलिसकर्मियों, जिन्हें शुरू में गिरफ्तार किया गया था और कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में सीबीआई ने आरोपित किया था, को विशेष सीबीआई अदालत ने बिना ट्रायल के रिहा कर दिया है। मामले की सुनवाई करते हुए स्पेशल सीबीआई जज वीआर रावल ने कहा कि प्रथम दृष्टया जो रिकॉर्ड सामने रखा गया है उससे ये साबित नहीं होता है कि इशरत जहां समेत 4 लोग आतंकी नहीं थे। इसके अलावा इस डिस्चार्ज ऑर्डर का मतलब है कि अब मामले की सुनवाई समाप्त हो गई है। सुनवाई तभी खुलेगी जब सीबीआई इसके खिलाफ अपील दायर करेगी। सीबीआई ने 4 अन्य अधिकारियों को बरी किए जाने के खिलाफ अपील नहीं की थी। सीबीआई ने 20 मार्च को अदालत को सूचित किया था कि राज्य सरकार ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अक्टूबर 2020 के आदेश में टिप्पणी की थी कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने आधिकारिक कर्तव्य के तहत कार्य किया था, इसलिए एजेंसी को अभियोजन की मंजूरी लेने की जरूरत है। इशरत जहां, प्राणेश पिल्लई, अमजद अली राणा और जिशान जौहर के 15 जून 2004 को अहमदाबाद के बाहरी इलाके में गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम से मुठभेड़ हुई थी। इसमें 4 मारे गए थे। इस एनकाउंटर को अहमदाबाद के डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच यूनिट के वंजारा लीड कर रहे थे। पुलिस का कहना था कि ये 4 लश्कर तैयबा से जुड़े थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रच रहे थे। इस केस में सीबीआई ने 2013 में चार्जशीट दाखिल की थी और उसमें 7 पुलिस अधिकारियों को आरोपी बताया था। वंजारा समेत इन अधिकारियों के नाम थे चार्जशीट में शामिल। इन अफसरों में पीपी पांडे, वंजारा, एनके अमीन, जेजी परमार, जीएल सिंघल, तरुण बरोट शामिल थे। इन सभी पुलिस अधिकारियों पर हत्या, मर्डर और सबूतों को मिटाने का आरोप लगाया गया था, लेकिन 8 साल बाद सभी बरी हो गए। बता दें कि बीते 1.5 दशक से इशरत जहां एनकाउंटर केस काफी चर्चा में रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह मुद्दा काफी संवेदनशील रहा। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को काले जादू, अंधविश्वास को नियंत्रित करने और बलपूर्वक धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि काले जादू का उपयोग आदि द्वारा बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की घटनाएं पूरे देश में हर हफ्ते दर्ज की जाती है। वास्तव में इस तरह के बलपूर्वक धर्म परिवर्तन के शिकार अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त, विशेष रूप से SC/ST समुदाय से संबंधित लोगों के होते हैं। ये न केवल संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 25 का उल्लंघन है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के भी खिलाफ है, जो संविधान की मूल संरचना का अभिन्न अंग है। हालांकि सरकार समाज के इन खतरों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रही है। याचिका में आगे कहा गया कि अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता को सुरक्षित करता है कि सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के लिए धर्म के स्वतंत्र रूप से प्रचार, अभ्यास और प्रचार के अधिकार के समान है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि चमत्कार, अंधविश्वास, काले जादू और पाखंड का उपयोग करके धार्मिक रूपांतरण अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रावधानों का संदर्भ देते हुए ये तर्क दिया कि राज्य अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले, जबरदस्ती किए जाने वाले प्रयासों से बचाने के लिए बाध्य है।
याचिकाकर्ता ने इस तरह शीर्ष अदालत से केंद्र और राज्यों का काले जादू, अंधविश्वास और बलपूर्वक होने वाले धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने, धमकी देने, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभ के माध्यम से नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश देने का आग्रह किया है। उन्होंने अनुरोध किया कि सरला मुदगल मामले में दिशा की भावना के अनुसार धर्म के दुरुपयोग का जांच के लिए धर्म परिवर्तन अधिनियम बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से दोहराया है कि हाईकोर्ट द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कानून का व्यापक प्रश्न इसमें शामिल न हो। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्रथम अपीलीय अदालत तथ्यों के संदर्भ में अंतिम अदालत है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने बंटवारे के मुकदमे में अपना फैसला सुनाया था। प्रथम अपीलीय अदालत ने एक प्रॉपर्टी को छोड़कर फाइनल डिक्री कार्रवाई के तहत जारी फैसले और डिक्री को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने प्रथम अपीलीय अदालत के फैसले को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ब्लॉक नंबर 5 की भूमि गैर कृषि क्षमता वाली है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ब्लॉक नंबर 5 में सभी पक्षों की हिस्सेदारी के आवंटन पर पुनर्विचार के लिए ये मामला ट्रायल कोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। कोर्ट ने उस दलील पर सहमति जताई कि वादियों के पक्ष में संपूर्ण ब्लॉक नंबर 5 का आवंटन बचाव पक्षों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगा। अपील में कोर्ट ने संज्ञान लिया कि प्रथम अपीलीय अदालत ने गैर कृषि क्षमता के संदर्भ में दलील स्वीकार करने से इनकार कर दिया। बेंच ने अपील मंजूर करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी डिक्री को प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा मंजूर की गई सीमा तक बरकरार रखा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने ARG आउटलेयर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड यानी कि रिपब्लिक टीवी और आर भारत चैनल चलाने वाली कंपनी द्वारा टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के खिलाफ TRP घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी और उसके प्रमुख अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए दायर आपराधिक मानहानि मामले का संज्ञान लिया है। ACMM चंद्रजीत सिंह की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिपब्लिक टीवी की पेश हुए वकील एडवोकेट विजय अग्रवाल की सुनवाई के बाद 8 जून 2021 को प्री समनिंग साक्ष्य के लिए मामला तय किया है। ARG आउटलेयर ने धारा 499, 500 IPC के तहत अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रिपब्लिक का मीडिया नेटवर्क महाराष्ट्र सरकार के तहत एक शातिर, प्रतिशोधी और दुर्भावना से प्रेरित प्रैक्टिस का लक्ष्य रहा है और कुमार एक योजना के तहत लाभ लेने के लिए और स्वयं के कॉर्पोरेट हितों को आगे बढ़ाने का इरादा रखती है। यह कहा गया है कि कथित TRP छेड़छाड़ से संबंधित पूरे मामले की जांच की जा रही है और बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने मामला लंबित है। 18 जनवरी को एक टेलीकास्ट में यह आरोप लगाया गया है। शिकायत में ARG आउटलेयर ने कहा है कि नविका कुमार को इस बात से ईर्ष्या हो रही है कि अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ को लॉन्च किया और इसे 1 साल के भीतर ही एक संपन्न समाचार चैनल बना दिया और इसके बाद रिपब्लिक टीवी लॉन्च किया और उसे भी लोकप्रिय बना दिया। ये भी आरोप लगाया गया कि नविका कुमार ने अर्नब गोस्वामी पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और राज्य के सदस्यों को लीक करने का आरोप लगाते हुए बेबाक और अनगढ़ दावे किए। इस तरह के आरोप एक सरासर झूठ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और उसके अधिकारियों के कथित आपराधिक कृत्यों और डिजिटल साजिश के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को देने का अनुरोध करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उसकी साइबर क्राइम सेल की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को बताया है कि वॉस डाटा सर्विसेज की ओर से की गई शिकायत पर पहले की कार्रवाई बंद की जा चुकी है। जस्टिस अनु मल्होत्रा ने 24 मार्च के अपने आदेश में इस संबंध में अगली सुनवाई के पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। शिकायतकर्ता कंपनी की ओर से वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा है कि फेसबुक की पेशकश थी कि जो कंपनियां उसके पेज पर विज्ञापन देने की इच्छुक हैं उन्हें विज्ञापन सेवा
के लिए भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें विज्ञापन के तौर पर उन्हें वेबसाइट पर क्लिक करने का स्थान मिलना शामिल है। और जब कोई फेसबुक उपयोगकर्ता उस पर क्लिक करेगा तो उसे कंपनी की एप्लीकेशन लिंक पर अथवा किसी बाहरी वेबसाइट पर पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि फेसबुक ने डिजिटल वर्ल्ड में अपनी साख का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लाभ को पाने के लिए एक त्रुटिपूर्ण तंत्र विकसित किया जिसका वे हकदार नहीं था। याचिका में दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम सेल को हाईकोर्ट के समक्ष डिटेल स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के अनुरोध देने का भी अनुरोध किया। पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में बिहार राज्य में सरकारी और निजी लॉ कॉलेजेस में नए प्रवेशों को अगले आदेश तक रोक लगाई है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि बिहार राज्य के संस्थानों लॉ कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में अनिवार्य रूप से कमी है और ऐसे में कोर्ट ने निर्देश दिया कि हम निर्देश देते हैं कि न्यायालय की अनुमति के बिना कोई शैक्षणिक संस्थान, चाहे वह विश्वविद्यालय, लॉ कॉलेज हो, अगले सत्र में छात्रों को प्रवेश नहीं देगा। ये ध्यान दिया जा सकता है कि पटना हाईकोर्ट याचिकाकर्ता कुणाल कौशल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अपनी याचिका में कुणाल कौशल ने अदालत के समक्ष प्रार्थना की थी कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के तहत लॉ कॉलेज में स्थायी शिक्षण संकायों के पदों को भरा जाए। याचिकाकर्ता ने यह भी अनुरोध किया था कि वर्ष 1992 के बाद से ही TNB लॉ कॉलेज भागलपुर में कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नवंबर 2020 में राज्य सरकार सहित अन्य हितधारकों को हलफनामा दाखिल करने, बुनियादी ढांचे के अस्तित्व या अभाव के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने, शैक्षिक संस्थानों को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से निर्देश देने का निर्देश भी दिया था। आपको बता दें कि इसके अलावा पिछले हफ्ते बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बिहार राज्य के भीतर सभी विश्वविद्यालयों, लॉ कॉलेजों के लिए किए गए निरीक्षण के आधार पर मौजूदा बुनियादी ढांचे और उसके अभाव की स्थिति रिपोर्ट को संकलन करते हुए अपना हलफनामा दायर किया। मद्रास हाईकोर्ट ने एक असामान्य आदेश में एक याचिकाकर्ता को 1 वर्ष की अवधि में लिए गए न्यायालय में किसी भी जनहित याचिका को दायर करने से रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की खंडपीठ ने तमिलनाडु के विधानसभा चुनावों में लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों की अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण की मांग करने वाली SPV पॉल राज की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की, यह पूरी तरह से एक तुच्छ मामला है और आशा है कि भविष्य में अदालत में बकवास करने से पहले कुछ हद तक जिम्मेदारी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका की स्थापना की है क्योंकि याचिकाकर्ता ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में लड़ने वाले सभी उम्मीदवार अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण करें ताकि मतदाताओं को कोविड-19 वायरस से संक्रमित करने से बचाया जा सके। कोर्ट ने आदेश दिया कि इस तरह की प्रार्थना का कोई आधार नहीं है और उम्मीदवारों को इस तरह के चिकित्सा परीक्षण के लिए खुद को उपलब्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक विषम नागरिक इसे पसंद करता है। दलीलों को जुर्माने के साथ खारिज करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को संबंधित पीठ के अनुमति प्राप्त किए बिना 1 वर्ष की अवधि के लिए अदालत में किसी भी सार्वजनिक हित याचिका दायर करने से रोक दिया। मद्रास हाईकोर्ट में लड़कियों के एक समलैंगिक जोड़े ने याचिका लगाई, लिखा कि दोनों साथ रहना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता परेशानी खड़ी कर रहे हैं। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने दोनों लड़कियों के अभिभावकों की काउंसलिंग करवाने का फैसला किया है। मदुरई जिले की रहने वाली 2 लड़कियां, एक 22 साल की है, MBA कर रही है, दूसरी 20 साल की है, तमिल विषय में BA की पढ़ाई कर रही है। दोनों कुछ साल से एक दूसरे को जानती हैं, 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस N आनंद वेंकटेश ने उनकी याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान दोनों ने जज को बताया कि वो एक दूसरे के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हैं, लेकिन जब उनके पेरेंट्स को उनके रिश्ते का पता चला तो वो उन पर
अलग होने का दबाव बनाने लगे। परिवार के दबाव के चलते दोनों लड़कियों को शहर छोड़ना पड़ा। फिलहाल दोनों एक एनजीओ में रह रही है। जस्टिस वेंकटेश ने दोनों लड़कियों के अभिभावकों का भी पक्ष सुना। उनका कहना था कि लड़कियों के रिश्ते की बात सुनकर शुरुआत में उनके होश उड़ गए, उन्हें झटका लगा था और इस रिश्ते को मानने में उन्हें वक्त लगा था। हालांकि सुनवाई के दौरान उन लोगों ने कहा कि उन्हें दोनों लड़कियों की सुरक्षा की चिंता है और उन्हें डर है कि कोई उनका फायदा ना उठा ले। समलैंगिक जोड़े और उनके अभिभावकों की बात सुनने के बाद जस्टिस वेंकटेश ने अंतरिम आदेश दिया। उन्होंने जानी मानी मनोवैज्ञानिक विद्या दिनाकरण को दोनों लड़कियों और उनके अभिभावकों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए। विद्या दिनाकरण LGBTQ समुदाय से जुड़े मामलों पर अच्छी पकड़ रखती हैं। उन्हें काउंसलिंग के बाद 26 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने के लिए कहा गया है। फैसला देने से पहले जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि समलैंगिक संबंध से जुड़े इस मामले को समझने के लिए उन्होंने इस मामले में थोड़ी रिसर्च की। अंतरिम आदेश देते हुए जस्टिस वेंकटेश ने कहा कि वो चाहते हैं कि समलैंगिक कपल और उनके अभिभावकों को आपसी बातचीत के बाद ही कोई समाधान तक पहुंचना चाहिए। नशे की हालत में सरहद पार करने का दावा और सजा पूरी होने के बावजूद रिहा न करने का आरोप लगाते हुए एक पाकिस्तानी ने वतन वापसी के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद रमजान ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट को बताया कि 15 अगस्त 2017 को वह और उसका साथी अली राजा नशे की हालत में थे। इस दौरान उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वह पाकिस्तान से भारत की सरहद में प्रवेश कर गए। उन्हें इस बात का एहसास तब हुआ जब बीएसएफ ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उनके खिलाफ विदेशी और पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया, जिसके बाद ट्रायल आरंभ हुआ। अमृतसर के ट्रायल कोर्ट ने अप्रैल 2019 को दोनों को दोषी पाकर 2 साल की सजा सुनाई थी। याची ने कहा कि उनकी सजा की अवधि से अधिक समय से वे जेल में हैं, इसके बावजूद उन्हें रिहा कर वतन वापस नहीं भेजा जा रहा है। याची ने कहा कि तय सजा काटने के बावजूद उन्हें कैद में रखना उनके साथ अन्याय है। साथ ही उन्होंने तय सजा से ज्यादा जितना समय उन्हें कैद में रखा गया है उसकी एवज में मुआवजा देने का भी निर्देश जारी करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष को सुनने के बाद याचिका पर पंजाब सरकार और अन्य से जवाब तलब कर लिया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.